नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ वापस अभी तो नहीं आ रहे हैं। वो अपने भाई टेन्योर में नहीं आ सके तो किसी और टेन्योर की क्या गारंटी दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कि पीएमएलएन वाले के वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत इसी तरह मिलेगी पहले अवाम अपनी वोट की इज्जत को पहचाने। 30 सालों में वोट को इज्जत नहीं मिली। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट हो जाती तो आज हमारे मुल्क में इमरान खान जेल के अंदर ना होता, जरदारी अपने भागने की प्रिपरेशन ना कर रहा होता। लंदन में तो आपके लीडर्स हैं। लंदन में तो हमारे लीडर्स हैं ना, वो इसीलिए चले गए, उन्हें पता था कि हम मर जाएंगे। इमरान खान उसको अपनी मौत का खौफ नहीं है। ही इज़ फियरलेस इन दैट रिस्पेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, उसको तो कहते हैं चले जाओ, जहां तक मैंने सुना वो कहता मैं नहीं जाता, वो अंदर आराम से बैठा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आप देखते हैं बहुत से पुलिस वाले होते हैं कि जो अपनी दबंग पर्सनैलिटी की वजह से मशहूर होते हैं। ये भी अपनी दबंग पर्सनैलिटी की वजह से मशहूर है। जो इनके केसेस हैं, ये आपको एक डॉक्टर दिखने वाली एडवोकेट ये 302 के केसेस को ज़्यादा पसंद करती है, क्रिमिनल केसेस को ये डील करती हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतना कुछ कह दिया। आई एम जस्ट अ लर्नड कॉन्सल। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी योर शो। ये हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे साथ हैं। ये बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था और एक वो लड़की के जो इंडिपेंडेंट वर्क करना जानती है वो वकील बनती है और वकील बनने के बाद ऐसे ख़तरनाक केसेस के जिसको जल्दी से मेल वकला हैं वो हाथ नहीं डालते, आप कैसे डाल लेती हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ऐसा है कि एक्चुअली बनना मैं डॉक्टर चाहती थी। आपने बड़ा अच्छा शुरू में कहा कि लुक लाइक अ डॉक्टर बट प्रोफेशनली शी इज़ अ लॉयर। तो बनना डॉक्टर चाहती थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए इंग्लैंड ले गए और वहाँ से फिर हायर एजुकेशन करके फिर वतन की मोहब्बत की मिट्टी हमें यहाँ खींच लाई, लाइक एंड मैनी अदर्स, और यहाँ के काम शुरू किया। और एक्सपीरियंस स्पीक्स। लंदन में भी बहुत काम किया और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, वर्किंग एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो जो वहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरी वहाँ से की। जब वापस आई तो एक विज़न के साथ मैं आई थी और वो विज़न अभी तक मेरा है। जो विज़न जो है सिर्फ मैं देखती हूँ, शायद बहुत सारे लोग नहीं देख सकते, क्योंकि मैं अपने विज़न पर दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकती, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। और दबंग इस तरह से हो गई कि यहाँ पे करप्शन का, झूठ का और कॉस्मेटिक एक कल्चर बना हुआ है। वो लोग जो जेन्युइनली इंसाफ चाहते हैं उनको कहीं भी ना कोई अच्छा इंसान मिलता है, ना कोई अच्छा बात करने वाला मिलता है। जो मिलता है वो करप्ट मिलता है। तो पता नहीं ये शायद मेरे डीएनए में है कि या तरबियत है या शायद खुदा की कोई बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि वो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि फॉरेन कंट्री से आपने ये सब कुछ सीखा और वहाँ की जो तहजीब है जो वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वहाँ की तालीम लेके, वहाँ के माहौल को देख के और जब इधर आके सब कुछ आपने देखा तो कितना डिफरेंस महसूस होता है? दिस इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, हेल ऑफ अ डिफरेंस। उसकी वजह ये है कि आप या वहाँ देखें, वहाँ पे एज अ स्टूडेंट मैं वहाँ पे जब गई, मैं आई कैन एक्सरसाइज माई राइट्स। वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, वहाँ पे आपको क्लास, क्रीड, कलर की बुनियाद पे सेपरेट नहीं किया जाता। मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद, और मुझे वहाँ पे इस्लाम अपने मुल्क से ज़्यादा मिला। क्यों मिला मैं ये कहती हूँ, वहाँ पे रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। वहाँ पे आप किसी बुज़ुर्ग को, एक छोटी छोटी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे इस इस्लामी तालीमात में भी है, जिनके ऊपर हम अमल नहीं करते, कि किसी एल्डरली पर्सन को आप खड़े हुए देखें और सीट नहीं है तो यंग बंदा खड़ा हो जाता है और पैसेंजर सीट आप वो बस में करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, देते हैं। यहाँ तो यंग लोग सीट पे बैठे हुए होते हैं और अगर कोई बीमार खातून खड़ी है या मर्द खड़ा है उसको सीट नहीं देते। जी हम क्यों दें, अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो ये हमारी इस्लामिक है ना कि बड़ों की इज़्ज़त करो, एहतराम करो। और वहाँ पे फिर ये कि हर चीज़ इतनी डिसिप्लिन में है। उन्होंने अपने मुल्क को अपने घर की तरह सजाया हुआ है।
और टोटली अपोजिट जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो चीज़ें जो हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जब उसके अपोजिट होती हैं तो मैं फिर सोचती हूँ कि अगर खुदा ने मुझे यहाँ से उठा के वहाँ लेके गया और वहाँ से उठा के वापस लेके आ रहा है, देयर मस्ट बी ए डिवाइन प्लान। एक हम सोचते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मुझे वहाँ पे मैं नेशनैलिटी भी ले सकती थी, पेपर मैरिज भी कर सकती थी। उस पेपर मैरिज का दौर था, यूरोपीय यूनियन का पार्ट था बरतानिया। लोगों ने ऑफ़र भी की, दिल नहीं माना। लेकिन क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी इसी में ही थी कि मैं वापस पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आके पाकिस्तान ने फिर जिसमें मैं आके फिर मैंने दोबारा से मेहनत शुरू की और उस जितनी मैं मेहनत करती गई अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त देता गया कि अल्लाह का शुक्र है कि आज एक आपके सामने एक वो है। और फिर ये है कि जो मैंने वर्क किया है उस वर्क ने मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक्चुअली मज़ीद कॉन्फिडेंस सीखा। अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे केसेस में, ख़तरनाक केसेस में मतलब असिस्ट करवाया, लीगल कौंसल बनवाया जिसमें आम बंदा या आम लड़की हाथ नहीं डालना चाहिए। मसलन मैं उन केसेस के बारे में जानना चाहूँ। मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब छोटू गैंग का केस था, ठीक है, मैंने अपनी प्रैक्टिस जब स्टार्ट की तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे अपने साथ, जेल ट्रायल होते थे आपको पता है उस टाइम में जब एटीसी कोर्ट बैठती होती थी जेल में, और ये जो टेररिस्ट का बड़ा पीरियड था 2016 की मैं बात कर रही हूँ, 2016, 17, 18, 19, तो उन्होंने मुझे कहा कि जेल में ख़वातीन नहीं जाती। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेल देखी उस ट्रायल की। उन्होंने मुझे कहा कि वुड यू लाइक टू कम टू असिस्ट अस। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा हैव यू गॉन मैड। यहाँ की ख़वातीन जो हैं जेलों में नहीं जाती और उस जेल का माहौल ऐसा नहीं है। मैंने कहा शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई ख़वातीन नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो मतलब मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ, मैंने वहाँ इतना कुछ देखा है। तो मैंने आगे से हाँ कर दी। उन्होंने अच्छा, मैं उनके साथ चली गई और मैंने जब वहाँ पे, और वो था हाई सिक्योरिटी जोन। आपको पता है कि टेररिज्म के लिए हाई सिक्योरिटी जोन है। जब जैसे जैसे वो मैं उस प्रोसेस से गुजर के हाई सिक्योरिटी जोन तक पहुँची, उसमें प्रोसेस देखा, चीज़ें देखी, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि वो सारा गुजर के देखा तो मैंने कहा देवर सो राइट। और वहाँ पे कोई खातून नहीं। और मैं जब गई तो सारे पुलिस वाले, मर्द, जजेस हज़रात, उनको ये फिक्र पड़ गई कि कहीं कोई टेररिज्म मैडम को पकड़ के इसका गला ना दबा दे। यानी कि इतने ख़तरनाक मुलजिम होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल उसमें जब उस वक्त एटीसी कोर्ट बैठती थी तो पहले ये जो इस तरह के गैंग वगैरह ने दहशत हमारे माशरे में फैलाई हुई थी। जब ये लोग पकड़े गए तो वो हाथ भी उनके चेन्स में, पाँव में भी बेड़ियाँ डली हुई। तो पहले वो लोग जेल में जाते थे, फिर कौंसल्स आती थी, एंड में जज साहिब आके अपनी सीट पे बैठते थे और डबल वॉल होती थी। एक होती है लोहे की, फिर उसके ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं। तो हमने जब अपने क्लाइंट से बात करनी होती थी, हम जुवेनाइल क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो हमें सिर्फ उन सुराखों से बात करनी होती। और एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा ज़रा सा यूँ पीछे हुई क्योंकि सब कौंसल्स आ गई, हर कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। 15-20 वहाँ पे टेररिस्ट खड़े हुए थे। तो मुझे ना पुलिस वाले ने कहा एकदम, मैडम आप आगे हो जाएं। मतलब ऐसे उसने मुझे कहा कि आप इतना खौफ कि मतलब ये इनको ना पकड़। वो खौफ इस वजह से है कि ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में ख़वातीन एज अ बीइंग अ लॉयर ही आप को एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि ये फीमेल खातून है, पहली बात है। दूसरा, इसको कुछ आता नहीं है, ये इनका तो दिमाग ही आधा होता है। फिर उनको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्योंकि इतना सब कुछ कर रही हैं और माशाल्लाह अभी थोड़ी देर से पहले आपको अवार्ड भी मिला है आपकी इन तमाम खिदमात के ऊपर। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है कि जो वकला ख़वातीन हैं उनके करैक्टर्स के बारे में 100 चीज़ें होती हैं। खैर मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यू नो बेटर देन कि क्या क्या कुछ कहा जाता है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसमें ये नहीं है कि मैं इनको डिनाई करूँगी। जो आप कह रहे हैं वो 100% ठीक है। अभी मैंने सैटरडे को रूल ऑफ लॉ पे कॉन्फ्रेंस में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मैंने अटेंड की। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठी हुई थी, उनको 10 साल 20-20 साल प्रैक्टिस में हो गया, बट दे डोंट लुक लाइक अ लॉयर।
ठीक है। और वो अपनी जब उन्हें ग्रीवेंसेस बयान किए यही थे कि वो कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए हैं, हमारी लॉ फर्म ने हमें सिर्फ तारीखों पे रखा हुआ, जाके तारीखें ले आए, डेटों के लिए भेज देते हैं जी। वकील साहब का दिल नहीं कर रहा केस करने को, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्लाइंट से पैसे निकलवाने हैं, पढ़ना नहीं है, फाइल खोल के नहीं देखनी है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी क्लाइंट से करवानी है, वन वे और अनदर वे। वो पहले तो अपने बॉयज़ को जो एसोसिएट रखे होते हैं उनको भेजते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है फीमेल को भेजते हैं कि जज फीमेल को देख के वैसे ही कह देगा अच्छा ठीक है एडजर्न हो गया आज का केस, तो डेट ले लो बेटा, कितने दिन की लेनी है, 2 दिन की या 4 दिन की। और सेकेंडली अगर आप इन हाउस काम कर रहे हैं तो वो फिर ये जो नॉर्मल, मैं मिडिल क्लास बच्चों की बात कर रही हूँ, हर बंदा एक ख्वाब लेके आता है और ये प्रोफेशनल बड़ा एक्सीलेंट, नोबल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अगर आप इन बच्चियों को, ख़वातीन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दें तो ये मर्दों से बेहतर काम कर सकती हैं। वो कौन सा ऐसा केस था कि जिसमें आसिया इस्माइल ने समझा कि मैं किथे हाथ पा लिया, किथे फंस गई हैं? ये कभी नहीं समझा कि किथे हाथ पा लिया तो किथे फंस गई हैं, लेकिन हर उस केस को मैंने चैलेंजिंग लिया। अभी रिसेंटली मैंने क्या कहते हैं, नेटसॉल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने मुझे एक ओवरसीज़ का केस रेफ़र किया था कंज्यूमर ट्रायल में। वो केस मैंने सेटल करवा दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी। उसमें मुझे लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स भी आई। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कोर्ट में आके प्रेशराइज़ किया। और मुझे, क्योंकि मैं जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब भी हूँ अपने लॉयर फोरम से PMLN की, तो मुझे इतना उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि मुझे अपने फोरम में किसी सीनियर को कॉल करके वहाँ पे बुलाना पड़ा कि ये मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ये मुझे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनको एक दफ़ा आप अपनी ज़ुबान में, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं ना गालियाँ निकाल सकती हूँ, ना थप्पड़ मार सकती हूँ, ना उल्टा जवाब दे सकती हूँ, ना मेरे से आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ वापस अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद। क्यों नहीं आ रहे? वो अपने भाई के टेन्योर में नहीं आ सके तो किसी और टेन्योर की क्या गारंटी दे सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो गया? क्या नवाज शरीफ को इधर आके मुल्क संभालना चाहिए? मुल्क को संभालने वाले मुल्क संभाले। नवाज शरीफ आएंगे, ये एक अच्छी बात है कि नवाज शरीफ आए और प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करें और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हों और ज़रूर आए। पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि यहाँ पे तो लगता है कि एक दफ़ा अगर देखा जाए तो एक तूफ़ान आए और उसके बाद फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इसको टाइम लगेगा, ठीक है, ये इतना जल्दी नहीं हो सकता और उसके लिए अवाम को अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। वो जो हम कहते हैं ना कि PMLN वाले कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त इसी तरह मिलेगी, पहले अवाम अपनी वोट की इज़्ज़त को पहचाने। 30 सालों में वोट को इज़्ज़त नहीं मिली? वोट को इज़्ज़त मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से मिली है जिस तरह से मिलनी चाहिए। किस तरह मिलनी चाहिए? वो कौन सा तरीका है? वो कौन सा तरीका है? वो कौन सा तरीका ये है कि जब भी पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाती हैं। जैसे आर्टिकल 62-63 की बात कर लें, क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन की, इनको चाहिए था कि जब ये लोग इक़्तिदार में आई, दोनों पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, वोट ने भी इज़्ज़त दी, इक़्तिदार में भी आई, लेकिन ये किसी और ही दूसरे रास्ते पर निकल गई। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट हो जाती तो आज हमारे मुल्क में इमरान खान जेल के अंदर ना होता, जरदारी अपने भागने की प्रिपरेशन ना कर रहा होता, जो कि लंदन सॉरी दुबई चले गए हैं। और जो लंदन में तो आपके लीडर्स हैं। लंदन में तो हमारे लीडर्स हैं ना, वो इसीलिए चले गए, उन्हें पता था कि हम मर जाएंगे। तो इमरान खान, उसको अपनी मौत का खौफ नहीं है? ही इज़ फियरलेस इन दैट रिस्पेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, उसको तो कहते हैं चले जाओ, जहाँ तक मैंने सुना वो कहता मैं नहीं जाता, वो अंदर आराम से बैठा हुआ है। और मतलब इस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा लीडर तो फिर वही है, लीडर है, लेकिन उसे चांस दिया गया, उसने उस चांस का मिसयूज़ किया।